मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं एक बार फिर से लेबनान, इजराइल, फलस्तीन, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। कल रात सबसे बड़ी खबर आई, अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने किया इजराइल के ऊपर। दरअसल वहां बिन्यामिना में एक डिनर चल रहा था, वहां उनका किचन था, वहां डिनर चल रहा था, जहां तकरीबन 100 के आसपास सैनिक इकट्ठा थे। वहां पर एक के बाद एक 2 ड्रोन के हमले हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन है, जिनको लेबनीज जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। ये एक बार में 30 किलो से ज्यादा विस्फोटक लेकर जा सकते हैं। इन ड्रोन्स के साथ हमला किया और उसके बाद पूरे इजराइल में खलबली मच गई। ढेर सारे वीडियोस कल आ रहे थे, कुछ आपको दिखा सकते हैं, कुछ आपको नहीं दिखा सकते हैं। इन वीडियोज में जो सबसे खास बात थी कि जो वहां एम्बुलेंस है, वो लगातार एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी। 30 से 40 एम्बुलेंसें भागती हुई दिखाई दे रही थी और हेलीकॉप्टर की फोटो आ रही थी जो इन घायल और मरे हुए सैनिकों को लेकर वहां के अस्पताल में जा रहा था। अब शुरुआत में जब मैंने देखा, रात को मैंने देखा, मैंने लिखा भी था ट्विटर पे, तो उस समय जो खबर बताई जा रही थी उस खबर में किसी के मारे जाने की बात नहीं थी। आदाब दोस्तों, मैं सुहेल अहमद फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। तो इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेके आप लोगों के सामने आया हूं और मैं सोचता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगे और मेरी चैनल को अगर पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह से अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। आइए देखते हैं किस तरह से इजराइल ने मतलब अभी घायल हो चुका है और हिजबुल्लाह और ईरान ने मतलब इजराइल को तबाह कर रहा है। देख रहे हैं थी कहीं 40, कहीं 30, कहीं 60 से ऊपर सैनिकों के घायल होने की बात थी। आप जानते हैं कि इजराइल बड़ी मुश्किल से अपने सैनिकों की जो मौत होती है उसको स्वीकार करता है, अपने सैनिकों के घायल होने को स्वीकार करता है। तो शुरू में इसको ऐसे ही दिखाया गया जैसे कोई बहुत छोटी घटना हो, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई खबरें बाहर आने लगी और अब जाकर इजराइल ने 4 लोगों के नाम तो डिक्लेयर कर दिए हैं, अपने 4 सैनिकों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। नाम और तस्वीरें इजरायली मीडिया पे हर जगह हैं जो इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल का कहना है कि 63 लोग और घायल हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत बुरी तरह से घायल है और कुछ को हल्की चोट आई है। अब यह हमला 2 वजहों से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि इस पूरे हमले में कोई सायरन नहीं बजा। जो खेल खेला था हिजबुल्लाह ने, जो तरीका अपनाया था, वो तरीका ये था कि पहले रॉकेट से हमला हुआ तो सायरन बजा, उसके बाद उसी रॉकेट के साथ साथ ड्रोन्स भेजे गए तो उनके समझ में नहीं आया कि ड्रोन्स भी आए हैं। वो बिल्कुल बेपरवाह थे, डिनर कर रहे थे और उसी समय वहां पर आर्मी बेस पर ये ड्रोन अपना बम गिराते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4 लोगों के मारे जाने और 63 लोगों के घायल होने की बात है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के सीन कल दिखाई दे रहे थे, जिस तरह की सारी डिटेल्स हैं, ऐसा लगता है कि कल इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके पहले भी हईफा में लगातार बमबारी हुई है। कल लगभग पूरे दिन बमबारी हुई है और आज सुबह से ही जब सुबह उठ के मैंने चेक किया तो देखा कि हईफा में लगातार साइरन्स बज रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर रॉकेट से हमला हो रहा है। जाहिर है वहां के आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उनका वीडियो आया और उन्होंने कहा कि इजरायली मीडिया ज्यादा उन सीन्स को दिखाए मत, ज्यादा कुछ दिखाए मत। दरअसल इजराइल जो है वो अपने लोगों के बीच में एक ऐसी इमेज बना के रखता है जैसे आईडीएफ को कोई हरा नहीं सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स दुनिया में सबसे मजबूत है और इजरायली डिफेंस फोर्स जब चाहे तब जाकर कहीं भी मार सकती है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये इमेज बनाई हुई है। आयरन डोम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आयरन डोम को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे कि जब तक आयरन डोम है तब तक इजराइल के ऊपर ना कोई मिसाइल आ सकती है, ना कोई रॉकेट आ सकता है, ना कोई ड्रोन आ सकता है। अब ये आयरन डोम है क्या? आयरन डोम बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर, जिसके एरिया में जो ही कोई मिसाइल या रॉकेट आती है अपने आप यहां से मिसाइल फायर होना शुरू हो जाती है और उसको इंटरसेप्ट करके आसमान में ही गिरा देती है। लेकिन पहले ईरान के हमले के समय ये पूरा का पूरा आयरन डोम फेल हुआ। वहां भी शुरू में यही दावा किया गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे बाहर वीडियोस आए तो पता चला कि उनका एक जो पैड था, हेलीपैड था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई सारे जहाज बर्बाद हुए हैं और 60% से ज्यादा जो इजरायली टारगेट हैं वो लगे हैं।
उसके बाद हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार रॉकेट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं और ज्यादातर अपने टारगेट पे लग रही हैं। घरों के जलते हुए घरों के हमने निशान देखे हैं, मिलिट्री बेसेस के निशान देखे हैं और कल जो हुआ वो तो अपने आप में बेहद बड़ी घटना है, क्योंकि आयरन डोम इंटरसेप्शन सारा कुछ फेल हुआ और उसके बाद वहां पर सीधे सैनिकों के बीच में जब वो डिनर कर रहे थे ये बम जाकर गिरा है और वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि कल कई सारे जो प्रो पैलेस्टीनियन या प्रो लेबनीज ट्विटर हैंडल्स हैं वो रात को खबर चलाने लगे कि हलेवी वहां के जो चीफ हैं, आईडीएफ के जो चीफ हैं वो भी उस समय वहां थे और वो भी मारे गए। लेकिन ना तो हिजबुल्लाह ने ऐसा कोई दावा किया, ना आईडीएफ ने उसका कोई खंडन किया। इसलिए फिलहाल हलेवी के मारे जाने की जो खबर है वो सही नहीं लगती, वो गलत खबर लगती है। अगर ऐसा हुआ होता तो कम से कम हिजबुल्लाह ये दावा करता, कहा यह जा रहा है कि वहां पर उसको होना था लेकिन वो उस समय वहां पर नहीं था। दरअसल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमले हुए हैं हम सब जानते हैं कि ईरान या हिजबुल्लाह के किसी मोल की वजह से हुए हैं, जिसकी तलाश हिजबुल्लाह भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है कि किसने जासूसी की थी। इसके पहले कई बार पकड़े गए हैं इजराइल के अंदर ऐसे लोग, ऐसे यहूदी लोग जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो महीने भर पहले ऐसी घटना हुई थी। अब यह बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल के अंदर ईरान के, लेबनान के हैंडलर्स और भी काम कर रहे हों, जिन्होंने ये बिल्कुल ठीक सूचना दी हो कि इस समय इस जगह पे ढेर सारे सैनिक एक साथ होंगे और जिसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ग्राउंड की लड़ाई शुरू होगी, जब भी मैन टू मैन लड़ाई शुरू होगी, इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और आप समझ सकते हैं यह यूएन के जो वहां पे पीस कीपिंग फोर्स है उसने आरोप लगाया है कि इजराइल लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, लगातार नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि अब उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपना जो उसका आयरन डोम है उसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका से उसने अपील की थी, अमेरिका से उसने भीख मांगी थी, मदद मांगी थी और अमेरिका अपने 100 सैनिकों को भेज रहा है और साथ में अपना एयर डिफेंस सिस्टम जिसको थाट कहते हैं, THAAD, वो भेज रहा है ताकि ईरान अगर दोबारा कोई हमला करता है, लेबनान अगर हमला करता है तो इजराइल को बचाया जा सके। अब ये थाड वहां पर कितना कामयाब होगा, कितना नहीं कामयाब होगा, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। लेकिन अभी इतना बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका की कदम कदम पर मदद के बिना इजराइल रेजिस्टेंस फोर्सेस से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। ये भी क्लियर हो गया कि ईरान का जो हमला हुआ था उससे इजराइल कहीं ना कहीं हिला हुआ है। उसके समझ में आ गया है कि आयरन डोम को लेकर जो इतना ज्यादा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो काम नहीं आया। आयरन डोम को भेदा गया, मिसाइलें सीधे सीधे जमीन तक पहुंची, अपने अड्डों पर उन्होंने जहां सोच के भेजा गया था वहां पर हमला किया, नेवातिम एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कई सारे F-16 जहाजों को बर्बाद किया। और इजराइल इसीलिए बातें तो लगातार कर रहा है लेकिन ईरान पर कोई हमला करने से पहले वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर लेना चाहता है अपना डिफेंस, और उसके लिए एक बार फिर से उसको जाना पड़ा उसी अमेरिका की शरण में। अमेरिका की हालत यह है कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है यूक्रेन पर, पानी की तरह पैसा बहा रहा है इजराइल पर। अब यूक्रेन जो है लगातार पीछे हट रहा है, यूक्रेन का लगातार नुकसान हो रहा है, यहां इजराइल का लगातार नुकसान शरण में। अमेरिका की हालत यह है कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है यूक्रेन पर, पानी की तरह पैसा बहा रहा है इजराइल पर। अब यूक्रेन जो है लगातार पीछे हट रहा है, यूक्रेन का लगातार नुकसान हो रहा है, यहां इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है और वहां अमेरिका में इतना बड़ा तूफान आया है और उससे जो लोग जिनके ऊपर असर पड़ा है, जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियां बह गई हैं, उनकी मदद करने के लिए अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका उस घर की तरह हो गया है जो अड़ोस पड़ोस को तो उसकी गुंडागर्दी के लिए पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं रह जाता है, लगातार वो कर्ज में डूबता चला जाता है। इधर इजराइल की हालत ये है कि जेरूसलम पोस्ट जो उसका एक अखबार है, इजराइल का अखबार है और पूरी तरह से इजराइल का गोदी मीडिया है, उसमें खबर छपती है कि मास माइग्रेशन, ग्रेट इमिग्रेशन हो रहा है, लगातार लोग इजराइल छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। अभी तक जब ये बातें कही जा रही थी तो इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन इजराइल के अपने इस अखबार ने इजराइल का डेटा पब्लिश करके कहा है कि बड़ी संख्या में इजराइल से लोग
रिएक्ट नहीं हो रहा है। हमेशा के लिए इजराइल देश का छोड़कर क्या जा हाल रहे है, ये हैं। देखिए। कारण आप जरा जानते सुनिए। हैं, इकॉनमी चौपट है, रोज सायरन बज रहा है, रोज जाके सेफ हाउस में घुसना पड़ता है, नौकरियां हैं नहीं, लगातार डर बना हुआ है कि कब किसके घर पे कौन सी मिसाइल गिर जाए, कब किसके लोगों को मार दिया जाए। तो फिर जो लोग बाहर से आए थे यहाँ पर ये सोच के कि ये मिल्क और हनी का देश है, यहाँ पे दूध और शहद बहती है, वो दूध और शहद जब नहीं मिल रहा है तो देश छोड़ के चले गए हैं। इजराइल बिल्कुल फर्जी तरीके से बसाया गया देश है, जिसमें यूरोप, अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों से यहूदी आकर और वहां के लोकल जो फलस्तीनी हैं उनके घरों पर कब्जा करके एक देश बनाया है इन लोगों ने, जिस देश पर जिस दिन खतरा आएगा आधा देश खाली हो जाएगा। ये बात मैं पहले से कह चुका हूं और अब जेरूसलम पोस्ट की जो खबर ये आई है वो मेरी बात को और मेरे जैसे लोगों की बात को सही साबित कर रही है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो इजराइल के लिए अपने वजूद पे खतरा हो जाएगा। उधर हिजबुल्लाह ने सैनिक ठिकानों पर हमला किया तो इजराइल ने उसका कहां निकाला, उसका निकाला नार्दर्न गजा में। वहां अल अक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल, अल अक्सा शहीद हॉस्पिटल है, वहां टेंट बनाकर लोग रह रहे थे, उन टेंटों पर बम गिराए गए हैं, लोगों को जिंदा जलाया गया है और इस तरह से इजराइल ने वो हरकत कर दी जहां तक अभी हिटलर भी नहीं पहुंचा था। मासूम बच्चों को वहां जलाया जा रहा है, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और जो जले हुए लोग हैं उनमें से कितने मरेंगे कितने बचेंगे हम कहीं नहीं जानते। जहां आर्मी से मुकाबला करना है वहां तो वो पीछे हटता जा रहा है, लेकिन जहां आम मासूमों के ऊपर हमला करना है वहां योजना बनाई गई है, वहां स्कीम बनाई गई है कि गजा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, वहां पे एड नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लोग जब भूख से मरेंगे तो वो अपने आप सरेंडर कर देंगे। लेकिन शायद नेतन्याहू ये नहीं समझ पा रहा है कि 1 साल से इतनी परेशानी झेलने के बाद अगर गजा के लोगों ने अभी तक अपना सिर उसके कदमों में नहीं रखा है तो आगे भी उसे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सारी हरकतें नोट हो रही हैं और वक्त कभी ना कभी इसका हिसाब करेगा। यूएन चीफ पर जो उसने प्रतिबंध लगाया था कि यूएन चीफ आ नहीं सकते हैं, इजराइल के अंदर पर्सोना नॉन ग्रेटा है, उसके खिलाफ 104 मुल्कों ने एक लेटर लिखा है। दर्द इस बात का है कि हिंदुस्तान ने उस लेटर पर साइन नहीं किया है। मतलब पता नहीं किस शौक में, पता नहीं किस सोच में ऐसा सारा कुछ किया जा रहा है। अमेरिका आपका कभी नहीं होना है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ जिसका नेता बनने का ख्वाब देख रहा था हिंदुस्तान, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसके 104 मुल्कों ने साइन किया उस लेटर पे, लेकिन हिंदुस्तान ने उस लेटर पर साइन नहीं किया। सच कहें तो ये बायसे शर्म है, लेकिन अब ठीक है, निजाम जो भी करे हमारे जैसे लोग कर ही क्या